Welcome students. In this lecture we will start about the trophic level. इसके पहले हमने देखा है फूड चेन और फूड वेब, डिपेंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन ईच अदर। तो इस तरीके से एक चेन लाइक और वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और उसको कहा जाता है यहाँ पर फूड चेन और दैट में भी कॉल्ड एज फूड वेब कहा जाएगा। इसी तरीके से हमने देखा था टाइप्स ऑफ द फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन है जो ज़मीन के ऊपर यहाँ पर होते हैं अबव द सॉइल ऑन द सॉइल सरफेस, और दूसरा जो होता है डेट्रेटस फूड चेन या डेट्रेटस इकोसिस्टम जो होता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। ज़मीन के अंदर जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनके ज़रिए से भी एक माहौली निज़ाम वहाँ पर बनता है। ये तमाम चीज़ें लास्ट पीरियड के अंदर हमने यहाँ पर देखे हैं। अब उसी इकोसिस्टम के अंदर या फूड चेन के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स आर प्रेजेंट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है स्पेसिफिक प्लेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। फूड चेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमने देखा है फूड चेन के अंदर यहाँ पर प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर डीकम्पोजर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कंज्यूमर के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हर्बीवोरस कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको कार्निवोरस कहते हैं, टॉप कंज्यूमर होते हैं या टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं उसको ओमनीवोरस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन द फूड चेन दे आर केप्ट एट स्पेसिफिक प्लेस। अपने एक एक प्लेस के ऊपर एक पोजीशन उनकी होती है, उस पोजीशन के ऊपर वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं। यही लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्पेसिफिक प्लेस है, यही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो यहाँ पर हम देखते हैं जो उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है, एक स्पेशल जगह पर वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वही जो लेवल होता है, वही जो स्पेसिफिक प्लेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसी को कहा जाता है दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। अगर एक नॉर्मल यहाँ पर फूड चेन को अगर हम यहाँ पर देखते हैं या इकोसिस्टम को हम यहाँ पर देखते हैं तो 4 किस्म के ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर यहाँ पर जो बेस ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पर होता है उसके अंदर ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर, ऑल द टाइप्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दैट। पूरा जो फूड चेन होता है, पूरे दुनिया का जो निज़ाम होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोज आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। अगर प्लांट्स यहाँ पर बल्क क्वान्टिटी में रहेंगे तो हर लेवल अपने आप को सेटिस्फैक्शन महसूस करेगा। अगर दुनिया में प्लांट से ही खत्म हो जाएंगे तो उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले जो है यहाँ पर हर्बीवोरस हैं। प्लांट्स कम है तो हर्बीवोरस कम होंगे, हर्बीवोरस कम होंगे तो कार्निवोरस कम होने लगेंगे। जब ये तमाम चीज़ें कम रहेगी तो डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पर ओमनीवोरस के ऊपर पड़ेगा। वो पूरा फूड चेन जो है यहाँ पर जो है वो पजल्ड कंडीशन में यहाँ पर रहेगा, हर एक जो यहाँ पर परेशान रहेगा। लेकिन पूरा बेस अगर यहाँ पर क्लियर है, प्लांट्स अगर यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में है तो हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर यहाँ पर आसानी पैदा होती है। तो प्लांट्स के अंदर यहाँ पर ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट दैट में बी हर्ब, दैट में बी श्रब, दैट में बी ट्री, हर किस्म के जो पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं उनको कहा जाता है यहाँ पर जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्लांट के ऊपर डिपेंड रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहा जाता है सेकंड ट्रॉफिक लेवल, जिसके अंदर यहाँ पर जू प्लैंकटन भी यहाँ पर आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो यहाँ पर इंसेक्ट वगैरह जो यहाँ पर होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। ग्रास हॉपर वगैरह जो वो इसकी एग्जांपल है सेकंड ट्रॉफिक लेवल। या हर्बीवोरस एनिमल यहाँ पर हम कहेंगे, यानी ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स एज देयर फूड मटेरियल। दे डायरेक्टली यूटिलाइज प्लांट एज देयर फूड मटेरियल। वो डायरेक्ट फूड मटेरियल के तौर पर प्लांट्स को जो यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले होते हैं। तो ये जू प्लैंकटन या ग्रास हॉपर दीज आर द टाइप ऑफ हर्बीवोरस और इसको जो है सेकंड ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर कहा जाता है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो हम कहेंगे यहाँ पर कार्निवोरस होते हैं, वो बर्ड्स हैं, फिशेस हैं और उल्फ हैं जो यहाँ पर हर्बीवोरस को अपने फूड मटेरियल के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको थर्ड ट्रॉफिक लेवल कहा जाएगा। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल ह्यूमन बीइंग, मैन का मतलब होता है ह्यूमन, लायन वगैरह जो होते हैं, जो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और यहाँ तक के मैन का जो शुमार होता है वो प्लांट्स को भी अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसको जो है टॉप कार्निवोरस कहा जाएगा या उसको हम यहाँ पर ओमनीवोरस कह सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एनवायरनमेंटल कंडीशन के अंदर देखा जाए तो ये 4 किस्म के जो है यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। एक खास चीज़ जो आपको यहाँ पर नोट करना है, एट ईच ट्रॉफिक लेवल एनर्जी लेवल दैट आर डिक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग। इसके पहले पीरियड में मैंने बताया है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं तो ओनली 10% एनर्जी दैट आर ट्रांसफर्ड, और अगले ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो भी एनर्जी है उसका 10% वहाँ पर जो है ट्रांसफर होता है। तो वी कैन से दैट एट इस ट्रॉफिक लेवल एनर्जी लेवल जो है यहाँ पर कम होता चला जाएगा, 100% एनर्जी वहाँ पर जो है ट्रांसफर नहीं होती है। तो इस तरीके से एट इस ट्रॉफिक लेवल एनर्जी लेवल यहाँ पर जो रहेगा वो मिनिमाइज होगा, वो डिक्रीज होता जो है यहाँ पर चला जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा जो है ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म जो हमें यहाँ पर देखना है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है बायोमास यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनका जो वेट होता है, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। पूरे इकोसिस्टम के अंदर, माहौली निज़ाम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं यानी जो जिंदा हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। यानी चलना फिरना, दौड़ना भागना, बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ उनके अंदर यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर वो लिविंग फॉर्म में यहाँ पर होते हैं, जितने नंबर में वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी साइज़ कितनी कम ज़्यादा है, वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम के अंदर, माहौली निज़ाम के अंदर पाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप, उसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ भी एक टर्म है, इसको जो है यहाँ पर जहन में आपको रखना है। अब उसके बाद यही तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं, जब इकोसिस्टम के अंदर, फूड चेन के अंदर यहाँ पर इनको जब यहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है तो उसके अंदर माहौली निज़ाम के अंदर एक पिरामिड यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर उसको कहा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। ये ट्रॉफिक लेवल अगर यहाँ पर देखा जाता है तो यहाँ पर प्लांट्स ये बेस ऑफ इकोसिस्टम है, उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले हर्बीवोरस हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले कार्निवोरस हैं, सब के ऊपर डिपेंड रहने वाले यहाँ पर जो ओमनीवोरस हैं। जब इनको यहाँ पर एक पिरामिड की सूरत यहाँ पर दी जाती है, इनकी जब स्टडी की जाती है, अगर तो एक पिरामिड बनता है तो हमें यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, अगर नंबर के बेस पर यहाँ पर देखा जाए तो अपराइट पिरामिड यहाँ पर बनता है। एक नॉर्मल पिरामिड यहाँ पर बनता है जिसके अंदर प्लांट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले हर्बीवोरस हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले यहाँ पर कार्निवोरस हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर जो रहेंगे वो प्लांट से हैं, उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर हर्बीवोरस, उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर कार्निवोरस का, उसके बाद नंबर आएगा यहाँ पर ओमनीवोरस का। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म कम होते चले जाएंगे क्योंकि हर्बीवोरस प्लांट को अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। दुनिया में प्लांट्स ख़त्म नहीं हुए हैं, यूज़ करने के बाद भी बाकी बचे हुए हैं, इसका मतलब प्लांट सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। हर्बीवोरस को यूज़ करने वाले कार्निवोरस हैं। कार्निवोरस ये गोश्तखोर जो होते हैं वो हर्बीवोरस को यूज़ करते हैं, उसके बाद भी हर्बीवोरस दुनिया में बचे हुए हैं, इसका मतलब उनसे ज़्यादा तादाद यहाँ पर हर्बीवोरस की है। तमाम चीज़ों को यूज़ करने वाले ओमनीवोरस यहाँ पर होते हैं, वो हर्बीवोरस प्लांट्स को, कार्निवोरस सबको अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे। उसके बाद भी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मौजूद हैं, इसका मतलब सबसे कम जो होते हैं टॉप कार्निवोरस यानी ओमनीवोरस यहाँ पर होते हैं। तो जब इसका अरेंजमेंट यहाँ पर किया जाता है तो एक अपराइट पिरामिड यहाँ पर जो है बनता है। तो याद रखना है यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, उसकी टाइप रहेगी अपराइट पिरामिड। इसी तरीके से बायोमास, वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम यहाँ पर देखते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लांट्स हैं तो बायोमास सबसे ज़्यादा प्लांट्स का रहेगा, उससे कम यहाँ पर हर्बीवोरस का रहेगा, उससे कम कार्निवोरस, और सबसे कम यहाँ पर जो रहेगा वो ओमनीवोरस का पाया जाएगा। तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास वो भी हमेशा जो रहेगा वो अपराइट रहेगा। उसके बाद पिरामिड ऑफ एनर्जी, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है, एट ईस्ट ट्रॉफिक लेवल एनर्जी, एट ईस्ट ट्रॉफिक लेवल एनर्जी लेवल यहाँ पर जो है कम होता जाएगा। इसका मतलब बेस ऑफ इकोसिस्टम जो होता है वो प्लांट्स के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट्स के अंदर है, उसका 10% एनर्जी जो रहेगी वो हर्बीवोरस के अंदर जाएगी, फिर उसका 10% जो है यहाँ पर कार्निवोरस के अंदर जाएगी, उसका 10% यहाँ पर जो रहेगा ओमनीवोरस के अंदर जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रहेगी बेस ऑफ इकोसिस्टम प्लांट्स के अंदर रहेगी, और हर लेवल के ऊपर यहाँ पर एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर भी अपराइट पिरामिड यहाँ पर पाया जाएगा। तो याद रखना है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑलवेज अपराइट पिरामिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड का फॉर्मेशन होता है, अपोजिट पिरामिड यहाँ पर रहेगा। वो सिचुएशन यहाँ पर क्या होती है,
है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड जो रहेगा, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन यानी प्लांट्स जो रहेगा, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप यानी प्लांट्स की जो तादाद है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स रहेंगे उनका यहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप यानी प्लांट्स का जो नंबर रहेगा वो कम रहेगा। और लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन यानी यहाँ पर हर्बीवोरस जो एनिमल्स रहेंगे उनकी तादाद बढ़ जाएगी, प्लांट्स कम रहेंगे। जो प्लांट अभी ज़्यादा थे तो कुछ सिचुएशन ऐसी पाई जाती है, प्लांट्स कम हो जाएंगे और दूसरे एनिमल यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ पर बनेगा। प्लांट्स की तादाद सबसे कम है, उससे ज़्यादा हर्बीवोरस, उससे ज़्यादा कार्निवोरस, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओमनीवोरस की भी यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसी सूरत में इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ पर बनता है। लेकिन ये इन्वर्टेड पिरामिड हर सिचुएशन के अंदर नहीं, नॉर्मल हर सिचुएशन के अंदर अपराइट पिरामिड रहेगा। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है। वो कंडीशन, वो सिचुएशन कौन सी होती है? दो एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जो रहेगी यहाँ पर सी है। सी, समुंदर के अंदर प्लांट्स हैं, उनकी तादाद कम है, उससे ज़्यादा वहाँ पर जो फिशेस पाए जाते हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं। प्लांट्स कम हो गए हैं, इसीलिए बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो प्लांट्स को भी इस्तेमाल करती हैं, या छोटी मछलियाँ प्लांट्स को इस्तेमाल करती हैं और बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। या फिशेस जो होते हैं वो प्लांट्स और स्मॉल फिशेस दोनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर प्लांट्स ही उनको बल्क क्वांटिटी में मिले तो प्लांट्स को सिर्फ खाएंगे, लेकिन प्लांट्स की तादाद वहाँ पर कम है, मछलियाँ वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो बेस ऑफ इकोसिस्टम वो स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। तो समुंदर के अंदर, सी के अंदर, ओशन के अंदर यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ पर बनता है। दूसरी एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल है, डेली लाइफ के अंदर हम यहाँ पर इसको ऑब्जर्वेशन करते हैं। मेनी बर्ड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सिंगल प्लांट बॉडी। एक ह्यूज ट्री है, नंबर ऑफ प्लांट बॉडी 1, और उसके ऊपर बहुत ढेर सारे बर्ड्स वहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्लांट एक है, बेस ऑफ इकोसिस्टम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एक है, प्लांट्स एक है, और उसके ऊपर बहुत ढेर सारे बर्ड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ पर जो है पाया जाएगा। इस तरीके जो है यहाँ पर ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जहाँ पर ये सिचुएशन पाई जाती है। अब इनके अंदर एक सबसे अहम पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जितने भी सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द डेड बॉडीज, और वो रहेगा यहाँ पर डीकम्पोजर्स, यानी कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, दे डू नॉट शो एनी पिरामिड। इनके अंदर कोई भी पिरामिड मौजूद नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई पिरामिड वहाँ पर मौजूद नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डेड बॉडी किसी का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि प्लांट्स का रहे। और उसके ऊपर कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हम उसको जो है काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में वहाँ पर हमारे लिए जो है यहाँ पर कैलकुलेशन सामने आने वाला नहीं है। तो इसीलिए याद रखना है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर पिरामिड है, अपराइट पिरामिड यहाँ पर पाया जाएगा। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सी के अंदर और यहाँ पर बर्ड्स और प्लांट्स के अंदर इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ पर बताया गया है। लेकिन जहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सवाल पैदा होता है, सैप्रोफाइटिक डीकम्पोजर्स जो होते हैं उनके अंदर नो एनी टाइप ऑफ पिरामिड्स आर प्रेजेंट। किसी भी किस्म का कोई पिरामिड उसके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है ध्यान रखना ईजी है, एक मरतबा अगर दिमाग में बैठ जाए आप आसानी से तमाम क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसी के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर कुछ और टॉपिक भी हमें देखना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, वो चीज़ हमें देखना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। Now next topic in this lecture, that is ecological succession। बच्चों, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके अंदर अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान है, ईजी है, लेकिन आप लोग बहुत जल्दबाजी में इसके अंदर गलती कर देते हो। यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेजुअल चेंजेस, कहाँ पर? अगर इन्वायरमेंट के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस है तो उसको कहा जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन।
और अगर ग्रेजुअल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको कहा जाएगा इवोल्यूशन। तो आप लोग पढ़ लेते हैं ग्रेजुअल चेंजेस, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अंदर वहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन भी है, इवोल्यूशन भी है, म्यूटेशन भी है। आप ग्रेजुअल चेंजेस फ़ौरन पढ़ते, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते हो और वहाँ पर आप टिक कर देते हो, यहाँ पर जो सर्कल भर देते हो इवोल्यूशन, वो देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही रहेगा, ग्रेजुअल चेंजेस कहाँ पर, अगर इन्वायरमेंट के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस हैं तो उसको सक्सेशन कहा जाएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाएगा। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस पाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है दैट मस्ट बी कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा ये इकोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है, तो हमें यहाँ पर देखना है माहौल के अंदर, दुनिया में अगर हम यहाँ पर देखते हैं इक्वेटर के ऊपर एक अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जैसे जैसे वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर इन्वायरमेंटल कंडीशन यहाँ पर जो है चेंज होते जाएगी और पोलार रीजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंडीशन वहाँ पर जो है मौजूद होती है। तो यही जो यहाँ पर लिविंग, और साल भर के अंदर भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इनके अंदर कभी साल भर में एक मौसम यहाँ पर नहीं होता है, हमेशा वो मौसम जो रहेगा इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है। जैसे इंडिया में हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे यहाँ पर जो रहेगा सर्दी गर्मी बरसात है, यानी यहाँ पर जो विंटर सीजन है, समर सीजन है, इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं रेनी सीजन है। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन यहाँ पर पाया जाए, ग्रेजुअल चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं यही ग्रेजुअल चेंजेस इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर जो भी ग्रेजुअल चेंजेस पाए जाते हैं उसको कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब यहाँ पर माहौल के अंदर जो भी चेंजेस पाए जाते हैं वो एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए यहाँ पर जो चेंजेस पाए जाते हैं। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए चेंजेस पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको कहा जाता है पायोनियर। पायोनियर का मतलब होता है फाउंडर यानी इन्वेंटर। दैट इज ओनली द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोलॉजिकल सक्सेशन। फिर उसके बाद अगर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रह रहा है। अगर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जमा हो जाते हैं, तो इस तरीके से जो चेंजेस यहाँ पर पाए गए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरुआत हुई है, उसके बाद यहाँ पर जो है पॉपुलेशन यहाँ पर हो गया है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए हैं। फिर और यहाँ पर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है तो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर जो वजूद में आती है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज दैट आर गैदरिंग एट वन प्लेस। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कोई फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर किसी ज़माने में रहा होगा, अब वहाँ पर कोई जंगल नहीं है, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक इंसान वहाँ पर रहने की शुरुआत किया है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर रह रहा है वो इसका पायोनियर है। उसके देखा देखी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी यानी इंसान वहाँ पर जो है पॉपुलेशन वहाँ पर जो है जमा हो गई, तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन जमा हो गई और आज ये हाल यहाँ पर हो गया है कि एक ह्यूज पॉपुलेशन वहाँ पर जमा है और यहाँ पर कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, वो खाली जगह है, खाली जगह कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो आज उसकी कंडीशन जो होती है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी की है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं अगर किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है लेकिन अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो इलाका छोड़कर निकल जाएगा, भागने वाला, वो इसका जो है सक्सेशन के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। फिर पॉपुलेशन वहाँ से जाएगी, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी वहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर किसी जगह पर आबादी का जमा हो जाना, किसी जगह खाली हो जाना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं इनको कहा जाता है यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो याद रखना है इकोलॉजिकल सक्सेशन ग्रेजुअल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन और दैट स्टार्ट विद द पायोनियर। ये पायोनियर जो है ये फाउंडर, इससे शुरुआत होती है और फाइनल स्टेप यहाँ पर जो पाई जाती है उसको जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी यहाँ पर जो है कहा जाता है। फाइनल रिजल्ट ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पर जो होता है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर ये जो मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस पाए जाते हैं जिनको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ए सेरल चेंजेस।
चेंजेस, यही जो चेंजेस यहाँ पर मौजूद होते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेरल चेंजेस के नाम से भी इसको जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। अब हमें यहाँ पर देखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन, दो किस्म के सक्सेशन, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसे चेंजेस यहाँ पर होते हैं, इट इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी भी किस्म के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो प्रोसेस रहेगा ये स्लो प्रोसेस है और चेंजेस के लिए दैट रिक्वायर्स मेनी ईयर्स। तो ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, अब धीरे धीरे वहाँ पर चेंजेस होंगे, एक स्लो प्रोसेस रहेगा, वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जमा होंगे, फिर पॉपुलेशन बनेगी, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो सकती है। तो कई सालों का ये प्रोसेस, जब ये स्लो प्रोसेस होता है तो सच टाइप ऑफ सक्सेशन दैट मस्ट बी कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन। फिलहाल वहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। उसकी मिसाल यहाँ पर बताई गई है, बेयर रॉक्स, बैरन लैंड, बंजर ज़मीन अगर है, ज़मीन के अंदर यहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही, वो वीरान पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, अगर वहाँ पर कोई पॉपुलेशन डेवलप होगी इमीडिएट नहीं होगी, धीरे धीरे वहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। न्यूली कूल्ड लावा, लावा जब फटता है, यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हॉट होता है, जब वो यहाँ पर ठंडा होगा तो ऐसा नहीं है लोग इंतज़ार में रह गए छू कर देखें ठंडा हो गया क्या, चलो भाई अब यहाँ पर हम जो है यहाँ पर अपना पॉपुलेशन, अपनी बस्ती जो है यहाँ पर बसा लेते, नहीं, वो धीरे धीरे कई सालों में यहाँ पर ठंडा होगा, फिर धीरे धीरे वहाँ पर जो चेंजेस पाए जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिलहाल वहाँ पर कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ पर जो है डेवलप हो सकती है। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, अगर किसी जगह पर ज़मीन के अंदर गड़ा है, बारिश का पानी जमा हो गया, एक तालाब दिख रहा है, एक पॉन्ड दिख रहा है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड है वहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, अब वो कंडीशन कई सालों तक यहाँ पर लगी हुई रहेगी, फिर धीरे धीरे बहुत सारे इंसेक्ट हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन वहाँ पर आएंगे और इस तरीके से वहाँ पर जो है चेंजेस पाए जाएंगे। तो प्राइमरी सक्सेशन याद रखना है, इट इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, ये ऐसी जगह रहेगी जहाँ पर किसी भी किस्म के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, उसको प्राइमरी सक्सेशन कहा जाएगा। और वहाँ पर सक्सेशन के लिए, चेंजेस के लिए कई साल लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताई गई है एक स्लो प्रोसेस रहेगा। इसकी बनिस्बत सेकेंडरी सक्सेशन यहाँ पर जो मौजूद होता है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन टोटली लॉस्ट, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे लेकिन अचानक कुछ ऐसे चेंजेस, नेचुरल कलमाइटीज़, कुदरती आफात यहाँ पर ऐसे आए कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक बड़ी मिकदार में, एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो लॉस्ट हो चुके हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको कहा जाता है सेकेंडरी सक्सेशन। ये सेकेंडरी सक्सेशन जो नेचुरल कलमाइटीज, कुदरती आफात होती हैं, तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है इंतहाई फास्ट होता है, इमीडिएट, एक चंद लम्हों के अंदर पूरा नक्शा जो है यहाँ पर बदल जाता है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर चेंजेस का जो प्रोसेस फास्ट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लॉस्ट हो जाते हैं, तो उसको जो है यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाएगा। उसकी एग्जांपल बताई गई है अबंडेंट फार्मलैंड। फार्मलैंड यहाँ पर जो रहेगी, आज हम देखते हैं उसको जो कटाई कर दी जाती है, या यहाँ पर हम देखते हैं उसको रेसिडेंशियल एरियाज बना दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं बर्नड और कट फॉरेस्ट, जंगलात की कटाई कर दी जाती है और वहाँ पर जो फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर दिया जाता है। बड़ी तेज़ी से सारी दुनिया के अंदर ये काम हो रहा है। फ्लडेड लैंड, कहीं पर सैलाब, तूफान वगैरह आए हुए हैं, वो अपने साथ तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को तबाही मचाते हैं, लेकर चले जाते हैं। इमीडिएट इन द नेक्स्ट यहाँ पर जो लम्हे के अंदर जो है यहाँ पर चेंजेस पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो स्लो प्रोसेस रहेगा, जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, धीरे धीरे डेवलप हो सकते हैं, उसको प्राइमरी सक्सेशन कहा जाएगा। और जो फास्ट प्रोसेस रहेगा, तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म लॉस्ट हो जाते हैं, तो उसको जो है यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, सक्सेशन ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट्स के अंदर यहाँ पर कोई भी एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है, तो किस तरीके से प्लांट्स के अंदर यहाँ पर जो चेंजेस पाए जाते हैं। इफ चेंजेस दैट आर ऑकरिंग इन द प्लांट्स, दैट प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज सक्सेशन ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट्स के अंदर जब यहाँ पर सक्सेशन पाए जाते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, दो एरियाज यहाँ पर डेवलप होते हैं। पहला एरिया जो उसको हाइड्रार्क कंडीशन और सेकंड एरिया जो रहेगा उसको जेरार्क कंडीशन कहा जाएगा। हाइड्रार्क
जेरार्क या उसको हाइड्रोसियर भी हम कह सकते हैं, जेरार्क या उसको जेरोसियर कंडीशन भी हम कह सकते हैं। टर्म से आप कुछ ना कुछ अंदाज लगा रहे होगे। यहाँ पर हाइड्रार्क का मतलब रहेगा हाइड्रोफाइटिक कंडीशन, यानी क्या रहेगा, दिस कंडीशन फ्रॉम हाइड्रिक कंडीशन, ये हाइड्रिक कंडीशन यहाँ पर कहलाएगा। जेरार कंडीशन जेरिक कंडीशन, रेगिस्तानी कंडीशन, और ये ऐसा एरिया रहेगा जो वाटर लॉक्ड एरिया है। यानी यहाँ पर हाइड्रार कंडीशन, प्लांट्स के अंदर यहाँ पर चेंजेस होंगे तो ज़मीन के अंदर अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे एरिया यहाँ पर होते हैं जो वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर जेरिक कंडीशन है, डेजर्ट एरियाज होते हैं। लेकिन कहा गया है कि दुनिया के अंदर हमेशा इकोलॉजिकल सक्सेशन यहाँ पर कंटिन्यू जारी रहता है। तो यहाँ पर हाइड्रार कंडीशन जो होता है उसके अंदर चेंजेस पाए जाते हैं, और वो चेंजेस क्या रहेंगे, फ्रॉम हाइड्रिक कंडीशन टू मेजिक कंडीशन। यानी यहाँ पर जो है हाइड्रार कंडीशन अब है, अब ऐसा नहीं कि हमेशा वाटर लॉक्ड एरिया रहेगा, हमेशा ये एरिया पानी से भरा हुआ रहेगा, आगे और चेंजेस पाए जाएंगे एंड दैट may be converted into मेजिक कंडीशन। मेजिक कंडीशन मेसोफाइटिक कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी, यानी बहुत ज़्यादा वाटर लॉक्ड एरिया भी डेवलप नहीं रहेगा, वैसा ही नहीं रहेगा, या बिल्कुल जेरिक कंडीशन नहीं, दोनों के दरमियान की पोजीशन यहाँ पर रहेगी जहाँ पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, सबका रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो पूरा होता रहेगा, और एक नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाएगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जो पाया जाता है जेरार कंडीशन, अगर कहीं पर रेगिस्तान है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वहां पर जो जेरिक कंडीशन है, जेरिक कंडीशन भी चेंज होती रहेगी, और चेंज होते होते जेरिक कंडीशन भी यहां पर मेजिक कंडीशन के अंदर डेवलप हो सकती है। तो दोनों के अंदर यहां पर आपको बताया गया है, दोनों के अंदर धीरे धीरे पानी कम होता जाएगा। तो हाइड्रार्क कंडीशन से वो मेजिक कंडीशन है, यहाँ पर धीरे धीरे वाटर एरिया बढ़ते जाएगा, तो जेरिक कंडीशन से मेजिक कंडीशन है। यानी दोनों सिचुएशन के अंदर सक्सेशन ऑफ प्लांट जो होता है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, कितने अमाउंट में वाटर यहाँ पर अवेलेबल है उसके जरिए से एक पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पर जो है डेवलप होती है। तो ये हाइड्रार्क और जेरार कंडीशन जो है, ये दोनों के जरिए आगे जो चेंजेस पाए जाते हैं, मेजिक कंडीशन दैट में बी डेवलप्ड। तो यहां पर हम देख रहे हैं दोनों के अंदर क्या कंडीशन पाई जाती है। आपको जो यहां पर याद रखने वाला पॉइंट है, हाइड्रार कंडीशन जब यहां पर चेंजेस की शुरुआत होती है तो चेंजेस के लिए यहां पर जो पायोनियर है वो फाइटोप्लैंक्टन है। ऐसे प्लांट बॉडी, यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। फिर धीरे धीरे यहां पर हाइड्रिक कंडीशन से मेजिक कंडीशन, धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ पानी कम होता जाएगा, तो फाइटोप्लैंक्टन दैट में बी कन्वर्टेड इनटू फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइटिक प्लांट बॉडी। जो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट्स थे, यूनिसेलुलर प्लांट वो मल्टीसेलुलर प्लांट्स के अंदर डेवलप होते हैं, और वो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, पानी के ऊपर तैरने वाले पौधे जो यहाँ पर डेवलप होते हैं। फिर उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ वाटर लेवल और कम हो जाएगा, तो यहाँ पर पानी कम होगा, जमीन से करीब में पानी यहाँ पर रहेगा, तो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइटिक प्लांट बॉडी दैट में बी कन्वर्टेड इनटू रूटेड हाइड्रोफाइटिक प्लांट बॉडी। आभी पौधे रहेंगे लेकिन इनकी रूट्स जो है जमीन के अंदर यहाँ पर टच हो जाती हैं, फैलती हैं। फिर उसके बाद जब पानी और कम हो गया, जमीन के नीचे चला गया, ऊपर पानी दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रासेस का डेवलपमेंट हो गया है। इसी के बाद यहाँ पर शरब है, ट्री का फॉर्मेशन होता है, और एक ऐसी जगह जहाँ पर ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट यहाँ पर पाए जाते हैं, ग्रासेस भी हैं, हर्ब भी हैं, शरब भी हैं, ट्री भी हैं, ऐसे एरिया को कहा जाता है यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया। तो मेजिक कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है उसका जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर रहेगा, हाइड्रार्क कंडीशन के अंदर क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर जो है फॉरेस्ट है, और इसका पायोनियर जो रहेगा फाइटोप्लैंक्टन। यही याद रखना है आपको कि हाइड्रार्क कंडीशन या हाइड्रोस्फीयर कंडीशन के अंदर विच इज पायोनियर वो रहेगा फाइटोप्लैंक्टन, विच इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो रहेगा यहाँ पर जो है फॉरेस्ट है। इसी तरीके से कोई जेरिक कंडीशन है, जेरोफाइटिक कंडीशन है, वहाँ पर जो चेंजेस की शुरुआत होती है, पायोनियर जो होते हैं वो लाइकेन होते हैं। लाइकेन, दगड़ फूल जिसको हम कहते हैं,
हैं, यहाँ पर बेयर रॉक्स है, चट्टानों के ऊपर पानी नहीं है, उनके ऊपर जो क्रैक्स हैं उसके अंदर जो बारिश का पानी जमा है वो एक सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पर लाइकेन प्लांट बॉडी यहाँ पर उग सकते हैं। तो लाइकेन जेरिक कंडीशन के अंदर यहाँ पर ये पायोनियर के तौर पर यूज होते हैं। और आपको पता है 11 के अंदर आपने देखा है लाइकेन के अंदर एक होता है यूसनिया लाइकेन जो यूसनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये एसिड जब यहाँ पर माउंटेन्स के जो क्रैक्स हैं उसके अंदर जो पानी है और ये एसिड के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर सॉइल इरोजन होता है, जो चट्टानें होती हैं वो टूट फूट जाती हैं जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे पत्थर के अंदर, छोटे छोटे पत्थर फाइन पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इस तरीके से वक्त गुजरने के साथ साथ मिट्टी वजूद में आती है, बहुत ज़्यादा बारीक पार्टिकल जो रहेंगे दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉइल। अब ये सॉइल यहाँ पर जो होते हैं उनके अंदर ब्रायोफाइटिक प्लांट बॉडी, फिर धीरे धीरे टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी, फिर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बॉडी, फिर उसके बाद आखिर में एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी के अंदर हर्ब, शरब, ट्री तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो ऐसा एरिया जो किसी ज़माने में बंजर इलाका था, जेरिक कंडीशन था, इफ दैट आर कन्वर्टेड इनटू मेजिक कंडीशन तो फाइनल यहाँ पर जो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो रहेगी फॉरेस्ट एरिया रहेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जेरिक कंडीशन के अंदर जो इकोलॉजिकल सक्सेशन पाया जाएगा इसका पायोनियर यहाँ पर लाइकेन रहेगा, हाइड्रार कंडीशन के अंदर फाइटोप्लैंक्टन रहेगा। दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी क्या रहेगी, दोनों के अंदर इन बोथ द केसेस क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर जो है फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर पाया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर देखा है हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन है, उसके टाइप्स हैं और उसके बाद हाइड्रार्क और जेरार्क कंडीशन के अंदर जो चेंजेस पाए जाते हैं उसके पायोनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है उसको हमने कंप्लीट किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक के अंदर सब लिखते चलना है। जो भी डिफिकल्टी है पर्सनल पे आपको जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।